बरेली शहर के गीतकार, संगीतकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार में मैं मिलवाने जा रहा हूँ। श्री कमल सक्सेना जी की जीवन यात्रा कैसे जी बताइए सर। मित्रों, बोल बरेली के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और बोल बरेली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे आपसे मिलाने का ये अवसर प्रदान किया है। इसमें आपका स्वागत है। मैं कमल सक्सेना बरेली से गीतकार हूं। कविता, गीत, गजल थोड़ा बहुत सब कुछ लिख लेता हूं और देश के कई मंचों पर मैंने अपनी पहचान बनाई है। जैसा आप बताएं। नारी शक्ति के बारे में थोड़ा सा। देखिए, नारी शक्ति के बारे में क्या कहूं, कभी कभी उल्टा हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब से फैशन शो में विश्वास करने लगे हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारी नारी क्या थी और क्या होना चाहिए। जैसे मैं अपने गीत की पंक्ति आपको बताता हूं कि अंग्रेजों से लड़ने वाली लक्ष्मीबाई की कहानी भारतीय नारियों की ताकत बताती है। सीता और सावित्री की त्याग की कहानियों पे भारतीय सभ्यता तो बलिहारी जाती है। सीता और सावित्री की त्याग की कहानियों पे भारतीय सभ्यता तो बलिहारी जाती है। कौरव जब द्रौपदी का चीरहरण करने लगे, द्रौपदी रक्षा के लिए कृष्ण को बुलाती है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में पली नारी यहां फैशन शो में जाके अंग अंग दिखलाती। आज की ये सभ्यता तो नारियों को छल गई, अश्लीलता की परिभाषा ही बदल गई। चोली के पीछे क्या है, इसे गाने दो और मैं हूं, मुझको गीत सुनाने दो। ये हमारी नारी है, जिसको लक्ष्मी बाई, दुर्गा, सीता, सावित्री होना चाहिए था। आज वो पाश्चात्य सभ्यता के इतना ढल चुकी है कि वो सब रिश्ते और संस्कार सब भूल चुकी है। तो मेरा यही निवेदन है कि हम अपने करें, पेट के लिए सब कुछ करें, कला सीखें, दूसरे सीखें, लेकिन अपने सभ्यता संस्कारों को ना भूलें। बरेली शहर में आपने अपनी अलग पहचान बनाई, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मैं रहने वाला जिला हापुड़ का हूं। हापुड़ से मेरी शिक्षा हुई है। मैं रक्षा लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हूं। मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में यहाँ मेरा स्थानांतरण हुआ था। फिर ये शहर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं यहीं बस गया। मैंने यहीं पर अपना मकान बनाया और रिटायरमेंट भी मैंने यहीं से लिया है। पहचान ये कि जब उस समय मेरा यहाँ नया नया काम चल रहा था, उस समय मेरे पास लोगों के संबंध भी थे। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, व्यापार मंडल, भारतीय स्टेट बैंक, LIC, इन सब की एक मीटिंग होती थी महीने में 6 बार, 6 महीने में एक बार। तो उसमें मुझे मौका मिला, जिसने मेरी कविताएं सुनी, मेरे गीत सुनी, सबने अपने अपने कार्यालय में कार्यक्रम कराए। इस तरह से मैं उन लोगों का मेरे इसमें उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हमने ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत लोगों को हंसाया है, ऐसा कोई व्यंग सुनाइए इससे लोगों को। देखिए, मंच पे जब मैं संचालन करता था तो मुझे आवश्यकता हुई कुछ हास्य भी लिखा जाए ताकि लोगों को बांध सके। अक्सर शेर व शायरी की तो कुछ ये मानी है, हमारे पास गजल भी है, गीत भी है, लेकिन आयोजक कहते थे कमल जी थोड़ा हल्की फुल्की हो जाए। तो मैंने उस समय जो मेरी सबसे पहली 4 पंक्तियां मैंने लिखी, वो मैं आपको सुनाता हूं। एक श्रीमान अपनी श्रीमती से यूं बोले, मेरी प्यारी रानी एक बात तो बताई। पड़ोसी के टीवी पे 6 महीने महाभारत देखा, उससे जो है सीखा कभी करके भी दिखाई। श्रीमती बोली, बिल्कुल ठीक ही कहा है तुमने, हो सके तो पिया मुझे अभी आजमाइए। द्रौपदी के जैसी मैं भी बन के दिखा दूं तुम्हें, पहले मुझे 4 पति और दिलवाई। ये इस तरह के छोटी छोटी छड़काएं मैंने मंचों से प्रस्तुत की। और अगर आप देखें फिर इसी विधा में और बढ़ता गया, राजनीति पर खूब लिखा। अटल जी, मायावती, आडवाणी जी पे खूब लिखा। थोड़ा बताइए, एक बार राजनीति पे भी राजनीति पे बोला था। देखिए, एक बार जब
बीजेपी चुनाव हार गई थी यूपी से, तब मायावती मुख्यमंत्री थी और बीजेपी हार गई थी। तब मैंने उस समय की पुरानी रचना है, तो उसकी मैं आपको कुछ पंक्ति सुनाता हूँ कि बोले अटल सुनो अडवाणी, हाथ से मछली फिसल गई। बोले अटल सुनो अडवाणी, हाथ से मछली फिसल गई। देखो यूपी के चक्कर में, देखो दिल्ली के चक्कर में, यूपी हमसे निकल गई। बोले अटल सुनो अडवाणी, हाथ से मछली फिसल गई। तुम भी तो अब बनो मुलायम और अपनी जिद को छोड़ो, मंदिर मस्जिद को भूलो और रबड़ी से रिश्ता जोड़ो। मंदिर मस्जिद को भूलो और रबड़ी से रिश्ता जोड़ो। हम भी जब बनने चले मान्यवर, तेज लोमड़ी उछल गई। बोले अटल सुनो अडवाणी, हाथ से मछली फिसल गई। ये व्यंग मेरा पुराना है, उस समय लिखा था। और उस समय का व्यंग और देखिए, जब अडवाणी जी पाकिस्तान गए थे तो इनको बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ी थी, क्योंकि जिन्ना की उस पर गए थे साथ का मजार पर, सेकुलर गए थे। तब मैंने एक व्यंग देखा कि कल्पना की कि लालू जी और अडवाणी सब बैठे हुए, तो लालू जी उनके पास होली मिलने आते हैं और लालू जी क्या कहते हैं, लालू जी उनसे कहते हैं, लालू बोले लाल कृष्ण से होली का दिन कौन गिला। लालू बोले लाल कृष्ण से होली का दिन कौन गिला। हम भी लालू तुम भी लालू, ला थोड़ी सी भांग पिला। लालू बोले लाल कृष्ण से होली का दिन कौन गिला। पंक्ति देखें इसकी आप, कि होली जलकर ठंडा हो गया, तू क्यों दिल को जला रहा। होली जलकर ठंडा हो गया, तू क्यों दिल को जला रहा। वो देखो अपना मनमोहन, खोटा सिक्का चला रहा। जैसा बोले मैं मुसोनिया, मोहन देता मुंड हिला। हम भी लालू तुम भी लालू, ला थोड़ी सी भांग पिला। इस तरह के मैंने उस समय राजनीति पर कई गीत लिखे। जी, जैसे इस समय सनातन को लेके बहुत चल रहा है, औरंगजेब विवाद और इन सब के बारे में। सनातन पर मैं आपको अब सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं 4 पंक्तियां आपको, आपने बेटे का जिक्र किया था अभी, जी, औलाद का मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको सनातन पर सुनाऊंगा कि हमारे बच्चे जब परदेश चले जाते हैं कुछ पैसों के लालच में, रोजी के लालच में, तो मेरे एक मित्र जो विदेश चले गए थे, शायद कनाडा में थे, 20-22 साल बाद लौट कर आए, और उन्होंने मेरी अपने दिल की मुझे पीड़ा बताई। मैं यार लोग बाहर जा रहे हैं, आप लौट के आ रहे हैं। तो उसको मैंने 2 शेरों में डाला कि मिटेंगी हस्तियां तेरी, अमन तब याद आएगा। मिलेंगी ठोकरें अपना वतन तब याद आएगा। मिटेंगी हस्तियां तेरी, अमन तब याद आएगा। मिलेंगी ठोकरें अपना वतन तब याद आएगा। और वो पंक्तियां देखें जिसके लिए लिखा गया कि बड़ा विदेशी रंग में रंग कर तेरी बेटी जवां होगी। विदेशी रंग में रंग कर तेरी बेटी जवां होगी। तुझे इस देश का चालो चलन तब याद आएगा। बहुत अच्छी। उनके बच्चे जब अंग्रेजों से हलो करते थे, हाथ मिलाते थे, उनकी लड़कियां लव मैरिज के करते, उनको आम बात है, तो वो लौट करके भारत आए कि विदेशी रंग में रंग कर तेरी बेटी जवां होगी। तुझे इस देश का चालो चलन तब याद आएगा। और जहां तक सनातन की बात है, मैंने संस्कारों पर बहुत लिखा है, और एक रचना मेरी संस्कारों की इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसमें कम से कम मुझे 200 मंजिल आई। मैं 4 पंक्ति पहले उस रचना की पढ़ता हूं, फिर आपको सनातन में ले जाऊंगा।
अपनी राष्ट्रभाषा का जो यूं ही मान घटता रहा, अपनी बात अपनी ही जुबानी भूल जाएंगे। पाश्चात्य सभ्यता जो दिलों में समाती रही, अपनी सभ्यता की हर निशानी भूल जाएंगे। मम्मी डैड अंकल आंट हेलो हाय याद होगा, अम्मा चाचा चाची नाना नानी भूल जाएंगे। बाल गीत ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होगा, बच्चे चंदा मामा की कहानी भूल जाएंगे। ये रचना बहुत लंबी है। इस रचना ने मुझे बहुत मन चलाए हैं। और अभी जो बात सनातन पे आपने कहा है, मैं आपको कुछ सनातन से सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, मेरे दर्शक गण उनको अच्छा लगेगा। कि सैकड़ों सालों से हम नींद में सोए हुए थे, अब आज जगा है। सनातन तो क्या हो रहा है? अपना सनातन तो सदियों पुराना है, सभ्यता का और संस्कृति का खजाना है। अपना सनातन तो सदियों पुराना है, सभ्यता का और संस्कृति का खजाना है। ये ना समझो गीत सुनाने आया हूं, सो न जाना तुम्हें जगाने आया हूं। ये ना समझो गीत सुनाने आया हूं, सो न जाना तुम्हें जगाने आया हूं। अब देखो सनातन क्या है कि सैकड़ों सालों से हम नींद में सोए हुए थे, हमें इन पापियों ने कहीं का ना छोड़ा था। हमें इन पापियों ने कहीं का ना छोड़ा था। बाबर ने भी, अकबर ने भी अल्लाह अल्लाह करते करते सैकड़ों हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ा था। सैकड़ों हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ा था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा, जाने कितनी बार उसे यूं ही जिंदा छोड़ा था। जैसे ही मौका लगा था मोहम्मद गौरी ने तभी पृथ्वीराज सिंह की दोनों अखियों को फोड़ा था। पृथ्वीराज सिंह की दोनों अखियों को फोड़ा था। अंधे पृथ्वीराज ने कहा गौरी बैठा, चंद्र वरदाई ने बताया था। कहां गौरी बैठा, चंद्र वरदाई ने बताया था। अंधे पृथ्वीराज ने तब निशाना लगाया था, मत चूको चौहान बताने आया हूं, सो न जाना तुम्हें जगाने आया हूं। ये है हमारा सनातन। और देखें कि एक व्यभिचारी नादिर शाह भी आया था यहां। एक व्यभिचारी नादिर शाह भी आया था यहां। उसने तो हिंदुओं की लाशें ही बिछाई थी। जाने निर्दोष कितने हिंदुओं की हत्या हुई, यहां से वहां तक खूनी नदियां बहाई थी। जाने कितने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। गरीब और निहत्थों पर तलवारें चलाई थी। मुगलों से लड़ने को महाराणा प्रताप ने भी घास की बनाई हुई सूखी रोटी खाई थी। घास की बनाई हुई सूखी रोटी खाई थी। नारियों के साथ जाने कितने व्यभिचार हुए। हजारों करोड़ों हिंदू देखो शर्मसार हुए। मैं तुमको इतिहास दिखाने आया हूं, और सो न जाना तुम्हें जगाने आया हूं। यह है हमारा सनातन। और सनातन के बारे में मैं 4 पंक्तियां और कहना चाहूंगा कि सनातन क्या है। लोग सनातन के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, इसका कभी अंत ही नहीं है। कि सप्त ऋषियों की कथा शकुंतला दुष्यंत है। सप्त ऋषियों की कथा शकुंतला दुष्यंत है। पंचवटी से हैं तपोवन और हजारों संत हैं। पंचवटी से हैं तपोवन और हजारों संत हैं। सैकड़ों संताप झेले ये अनादि है अमर। सैकड़ों संताप झेले ये अनादि है अमर। इस सनातन का कभी होगा नहीं परंत है। इस सनातन का कभी होगा नहीं परंत है। ये हमारा सनातन जी। सनातन तो अजन्मर है, ये कभी मिट नहीं सकता। जी, आजकल जैसे एक बात और चल रही, कवि जो है किसी पार्टी विशेष के लिए गीत लिख रहे हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आदमी किसी लालच में जा रहे हैं गीतकार या कवि, ये क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले कभी ये परंपरा बंबई फिल्मों से, जैसे दिनकर के बारे में कहा जाता था वो किसी पार्टी विशेष के नहीं थे, सीधे दिनकर जी के बारे में बिल्कुल सही कहा जाता है। वो किसी पार्टी विशेष के नहीं थे। उनकी कलम जो लिख गई वो अमर हो गया। उन्होंने जो सच देखा वही लिखा। लेकिन आजकल पैसा बहुत बड़ी चीज है। पहले कभी से उन लोगों में पेमेंट नहीं हुआ करता था। पहले लोग साहित्य की सेवा करते थे, गोष्ठियां करते थे। लेकिन अब ये एक व्यवसाय बन गया है। और जहां व्यवसाय बन गया है तो व्यवसाय का मतलब क्या है? पैसा कमाना। तो अगर किसी पार्टी से ऑफर मिलता है कि तुम हमारे लिए लिखो, ऐसे बहुत से कवि हैं जो पार्टी के लिए लिखते हैं
वो अलग बात है, वो प्रतीक में लिखते हैं, स्पष्ट सामने नहीं आते पैसे के लिए। और दूसरी चीज है कि उनको ये रहता है अगर मेरी पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे राज्यसभा के रास्ते से संसद में मेरा जाना हो जाएगा। अच्छा, देखा गया है कि कुमार विश्वास जी पहले आप पार्टी के लिए करते थे, अब दूसरी पार्टी कर लेते, ऐसा क्यों? आपका क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई मेरा जो अपना विचार है वो ये है कि कुमार ने पहले आपके से, उन्होंने जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था उन्होंने मंच संचालन किया, भीड़ इकट्ठी करी, लोग गए और जगह जगह उन्होंने अपने कार्यक्रम किए, कवि सम्मेलन किए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली कि केजरीवाल जी ने उनको एक तरफ कर दिया। आखिर उनकी इच्छा भी तो यही है। कितने कवि ऐसे हैं जो सांसद बन चुके हैं, कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सांसद बन चुके हैं, फिल्मी कलाकार बन चुके हैं, नृत्यांगना बन चुकी हैं। हमारे लोग देख लीजिए आप, मनोज बाजपेयी को देख लीजिए आप, मनोज तिवारी जी को, जो एक थे आपके सुनील दत्त जी, उनको देख लीजिए आप, राय बब्बर को देख लीजिए आप, अमिताभ बच्चन जी हैं। तो ये सत्ता का जो मोह है वो किसी से अछूता नहीं है। और आदमी ये चाहता कि पहले मैं पॉपुलरिटी प्राप्त करूं और देश में मुझे अगर सरकार की कृपा होगी तो मुझे पिछले दरवाजे से संसद में भेज देगा। अच्छा, मैं गीत के माध्यम से आपसे पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए आज का थोड़ा सा। बहुत भाई पर्यावरण एक ऐसा शब्द वो है, विषय है कि जिसके उसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है जी, चल रहे। और ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम लोग अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं। पहले कितने पेड़ हुआ करते थे, गांव के चारों तरफ बाग हुआ करते थे, आजकल बाग कहीं देखने को नहीं मिलते। पर्यावरण ये है कि काटे हमने पेड़ हैं, जिंदगी हो गई दूर। काटे हमने पेड़ हैं, जिंदगी हो गई दूर, कैसे वर्षा होएगी, हो गए सपने चूर। पेड़ काटेंगे तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो जिंदगी नहीं होगी। लेकिन पर्यावरण का पर ये पॉलिथीन थैलियां हैं, पॉलिथीन थैलियां कहीं बंद भी होती हैं फिर शुरू होती हैं। आज ये बंद लगी चल रही है, वो कहते हैं ये मोटी पॉलिथीन है। अरे पॉलिथीन तो पॉलिथीन है, गाय खा रही है, आप क्या करोगे, कहाँ रोकेंगे बताइए आप। ये है पर्यावरण। कभी लोग पर्यावरण के बारे में क्यों नहीं ज्यादा बोलते हैं? पर्यावरण के बारे में इसलिए नहीं बोलते, कवियों को सोचना चाहिए, जो सोचना चाहता है हम लोग वो लिखते हैं। मंच पर अगर हम पर्यावरण की कविता पढ़ेंगे तो ताली एक भी नहीं बजेगी, ताली एक भी नहीं बजेगी तो हमें आयोजक अगले साल बुलाएगा नहीं। तो मंच पर तो सस्ती कविता ज्यादा चल रही है। मैं जो 4-4 पंक्तियां हाथ की पढ़ता हूँ ये तो कविता नहीं है, तुकबंदी है ये, इसको लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन असली कविता मैं अगर मंच से पढ़ूंगा तो उस पर जो विद्वांस होता है वही ताली बजाएगा। अच्छा, आपने अब तक कितने कवियों को संस्कार किया है? मैंने लगभग देश के कुछ नाम 50-60% कवियों के साथ मैंने मंच संभाले हैं। कुछ बड़े नाम जैसे बता रहा हूँ, जैसे आपके पद्मश्री सुरेश शर्मा जी हैं, स्वर्गीय नीरज जी हैं, गोपाल दास जी नीरज जी हैं, ओम प्रकाश आदित्य जी हैं, और आपके सुमन दुबे लखनऊ की कवित्री हैं, सर्वोज अस्थाना जी हैं, विष्णु सक्सेना जी हैं, आपके शिवम डॉक्टर शिवम अंबर जी हैं, महेश्वर तिवारी जी हैं। ऐसे बहुत कवि जिनके साथ मैंने मंच किया है, और कई की रात भर उनके, बल्कि ऐसे संतोष आनंद जी तो हम दोनों एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। आज मुझे वो बड़ा सुखद फील हो रहा है कि हिंदी फिल्मों के इतने बड़े गीतकार और हम दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए थे। तो लगभग ज्यादातर जितने बड़े कवि हैं, अरुण जैमिनी हैं, ये है कीर्ति काले हैं, इनके सबको साथ मैंने मंच साझा किया। ठीक। अच्छा सर, आपका सबसे प्रिय गीत कौन सा? ये मैं आपको, हाँ मेरा प्रिय गीत है, और मैं इसी के नाम से मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, कब तक मन का दर्द छुपाते। वाह। तो इस गीत में मैंने 2 गीत मेरे मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। वैसे तो सारे गीत अच्छे लगते हैं, सोता कैसा हो कि सब गीत अच्छे हैं, लेकिन मुझे मेरे 2 गीत अच्छे लगते हैं। मैं आपको 2 पंक्तियां सुना रहा हूं। कब तक मन का दर्द छुपाते, नैया से पतवारों से, आखिर हमने हाथ जोड़ कर
ले ली विदा किनारों से। आखिर हमने हाथ जोड़ कर ले ली विदा किनारों से। इसमें जो आपने पूछा प्रश्न उसका उत्तर भी है। भाग्य नहीं दुर्भाग्य कहो, हम हार गए कहते कहते, जब आए परदेस समय की धारा में बहते बहते। जब आए परदेस समय की धारा में बहते बहते। वर्षों बीत गए सोने के पिंजरे में रहते रहते। आधा जीवन खोया हमने पीड़ा ये सहते सहते। कब तक रहते दूर दूर हम सावन मेघ मल्हारों से। आखिर हमने हाथ जोड़ कर ले ली विदा किनारों से। एक तो मेरा ये गीत है जो बहुत प्रिय है। एक दूसरा गीत मेरा और है, वो लगभग वो भी ऐसा ही है कि जन्म जन्म से सिवा तुम्हारे कोई मेरा मित्र नहीं। बोलो कैसे कहते हो तुम अपना प्रेम पवित्र नहीं। इन पंक्तियों में प्रेम की पराकाष्ठा और सब युग आ गए हैं। आप देखें पंक्तियां। कभी चढ़े थे सूली पर हम, बिंधे कभी हम तीरों से। कभी लहू से भरा कटोरा बांध दिए जंजीरों से। लहू कटोरा लैला मंजूर श्री फरजाद। कभी चढ़े थे सूली पर हम, बिंधे कभी हम तीरों से। कभी लहू से भरा कटोरा बांध दिए जंजीरों से। कभी डुबोया था सागर में, गिरे कभी प्राचीरों से। युग युग से यूं लड़ते आए अपनी भाग्य लकीरों से। लेकिन तेरी गंध मिटा दे ऐसा कोई इत्र नहीं। बोलो कैसे कहते हो तुम अपना प्रेम पवित्र नहीं। ये मेरे दो सबसे प्रिय हैं मुझे। बहुत अच्छा हुआ। ऐसा कोई इत्र नहीं जिसकी कोई बदबू मिटा सके। मैं कमल संचरण जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।